दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। आज की वीडियो रहने वाली है स्पेशल क्लास 9th एंड 11th के बच्चों के लिए। इस क्लास में क्या है, इस क्लास में मोशन चैप्टर को मैं बारीकी से पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है थ्योरी और इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी छोटे छोटे नोट पॉइंट्स हैं, सारे को मैं एक एक बारी बारी से क्लियर करता रहूँगा। तो आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। तो इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा, जो कि आपको आगे कंपटीशन जैसे डिफेंस जैसे एग्ज़ाम में अगर आपको तैयारी करना है तो वहाँ पर इन चैप्टरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को विद थ्योरी के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं चैप्टर का नाम क्या होने वाला है। मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। गति क्या होती है, जैसे कि कोई वस्तु स्थिर ना हो, मतलब कि रुकी ना हो, चलती रहती हो, उसे क्या कहते हैं, गति। तो गति कितनी प्रकार की होती हैं, गति होती है 3 प्रकार की। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक विमीय गति मतलब जो होती है सरल रेखा में गति, जैसे कि ये अगर आपको ऐसे जाना है तो ये क्या हुई, सरल रेखा में गति। और अगर जब यहाँ पे द्विविमीय गति, द्विविमीय गति मतलब एक तल होता है। तल का मतलब जैसे कि ये एक आपका एक कॉपी या पेज या कोई भी सीट ले लीजिए, उसका तल का मतलब ये होता है कि आप 2 डायरेक्शन में चल सकते हैं। एक इधर ऊपर नीचे भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। इसमें जो ये सोचो, ये वाला आपका नहीं मान्य होगा, मतलब कि तल ये या तो ऊपर जाओ या तो फिर लेफ्ट राइट या तो टॉप बॉटम, इस तरीके से चलिए। इसका मतलब ये होता है द्विविमीय का। और त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए इस पर, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि रूम में आप एक कोई चींटी छोड़ दें, जैसे कि आप रूम में किसी कमरे में एक चींटी को छोड़ देते हैं, तो चींटी 3 दिशाओं में चलने के लिए रहेगी मान्य। कैसे कि आप देखेंगे जब नीचे छोड़ेंगे ज़मीन में तो लेफ्ट राइट, जैसे कि मान लीजिए ये ज़मीन, ये कमरा आपका है, आपने चींटी को यहाँ पे छोड़ दिया तो चींटी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। ये ऊपर मत समझना, ये लेफ्ट राइट वाला प्लेन, जैसे कि पूरा इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। और जब इधर से, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब दीवार पर चढ़ने लगे, दीवार पर चढ़ने का मतलब ऊपर भी जा रही है, तो ये तीन दिशाओं में हो गई ना। जैसे कि ये यहाँ से ऊपर गई, नीचे गई, और जब ये दीवार पे चढ़ने लगी, ये तीनों हो गए कंडीशन। इस तरीके से होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक विमीय गति को, मतलब बारी बारी से पढ़ते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, एक विमीय गति। एक विमीय गति में क्या होता है, सबसे पहले लंबाई को देखेंगे। लंबाई क्या है, दूरी और विस्थापन। लंबाई में दूरी और विस्थापन दोनों होते हैं। विस्थापन को छोड़कर सभी दूरी होंगी, और विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं कैसे, जैसे कि मैंने ये और ये पॉइंट ले लिया, तो इन दोनों के बीच ये क्या है, दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये, जैसे कि इसके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब है ये जो बीच की दूरी है, इसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। और मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, इधर से घूम के यहाँ पर आए, इसको भी दूरी ही कहेंगे, इसको भी दूरी ही कहेंगे, इसको भी दूरी कहेंगे। बट विस्थापन, जब विस्थापन की कंडीशन में आते हैं तो विस्थापन इसको मान्य नहीं किया जाएगा। विस्थापन का मतलब होता है आपको बीच से, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ पे जाना है तो आप जितना हो सके उतना शॉर्ट में, जितना आप सीधा जा सकते हो उतना जाइए। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से चले, यहाँ गए, ये एक दूरी हो गई, और फिर यहाँ तक वापस लौट आए, यहाँ से चले यहाँ तक। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर हुआ, ये 5 किलोमीटर हुआ। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले तो आप यहाँ से दूरी तो आपकी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। ठीक, दूरी आपकी 15 किलोमीटर हो गई। ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो गई। लेकिन जब आपको विस्थापन यहाँ से देखना होगा ना, तो यहाँ से बस यहाँ का ये पॉइंट निकालना होगा। तो ये कितना आगे जाना होगा, 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 5 10, तो विस्थापन आपका होगा 5 और दूरी होगी 15। इस तरीके से दूरी और विस्थापन होता है। उसके बाद देखेंगे लंबाई सदिश भी होती है, अदिश भी होती है। जब लंबाई के साथ में दिशा दी जाए, मतलब कि जैसे बोल दिया जाए कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना है, तो ये क्या हुआ, सदिश राशि। मतलब कि परिमाण क्या होता है, जैसे कि ये दे देना कि 5 किलोमीटर, ये हो गया परिमाण। और दिशा मतलब बोल दे पूरब की ओर,
उत्तर की ओर, ये होती है दिशा। इस तरीके से। और अदिश भी होती है, लंबाई एक अदिश राशि भी होती है। जैसे कि आप किसी पटरी को नाप रहे हैं, पटरी जैसे पटरी 15 सेंटीमीटर होती है, उसकी अब ये थोड़ी बोल दो कि 15 सेंटीमीटर उत्तर की ओर होती है, वो तो किसी भी टाइप की हो सकती है, इसलिए। और उसके बाद क्या नोट पॉइंट्स क्या है हमारा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नोट पॉइंट क्या है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा धनात्मक ही होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य दोनों हो सकता है। उसके बाद अगला नोट पॉइंट क्या है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देख लिया, ये दूरी है, अगर ये आप मान लीजिए ये रास्ता नहीं गया था, आप यहाँ से सीधा यहाँ तक गए थे, तो यही दूरी होगी, यही विस्थापन होगा। अगर आप दूरी ये ले रहे हैं तो विस्थापन आपका ये, तो फिर विस्थापन आपका छोटा हुआ, दूरी आपकी ज़्यादा हो गई, इसलिए दूरी हमेशा ज़्यादा या बराबर होती है। उसके बाद एक पॉइंट ये मिलता है यहाँ पे, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से अधिक होता है। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से अधिक होता है। इसके बाद अगला नोट पॉइंट क्या है, जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर आरंभ करती है, जैसे कि ये आपका वृत्ताकार पथ है, अभी तक तो प्लेन में थे, ये आपका क्या है वृत्ताकार पथ। इस पर क्या होता है कि अगर एक पूर्ण चक्कर के लिए मान, जैसे कि एक पूरा चक्कर यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है, यहीं पे वापस आ जाती है, तो ये आपका कंप्लीटली एक चक्कर हो गया। एक चक्कर मतलब इसमें दूरी और विस्थापन निकालना है, तो दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी। दूरी इसकी जितनी परिधि होती है उतनी दूरी होगी, परिधि कितनी होती है 2πr, ठीक। और अब जब यहाँ पे विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से चले और यहीं पे आ गए, न्यूनतम बीच की न्यूनतम दूरी, जब यहीं पे आ गए तो फिर विस्थापन क्या होगा, शून्य। और अगर अर्ध, ये क्या हुआ एक पूर्ण चक्कर के लिए, इसी तरीके से अर्ध चक्कर के लिए करेंगे। मान लीजिए अर्ध चक्कर के लिए यहाँ से यहाँ आए, आप यहाँ तक चले, केवल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे रुक गए, ये आपका अर्ध चक्कर हुआ। तो यहाँ पे दूरी का परिधि कितनी हुई 2πr, लेकिन चले कितनी, आधी, ठीक। तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा πr। और यहाँ पे जो विस्थापन होगा, विस्थापन ये त्रिज्या r होती है, और त्रिज्या की दोगुनी को व्यास कहते हैं, ये पूरा क्या है व्यास, तो ये कितना हो जाएगा विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बोल दे कि 1/4 चक्कर में दूरी और विस्थापन, तो 1/4 चक्कर में मतलब कि ये होगा पूरा पार्ट, ये होगा आपका 1/4, यहाँ से चलना यहाँ पे रुक जाना, ये आपका हुआ 1/4। 1/4 में क्या होगा कि π/2πr होता है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा πr/2, ये आपकी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन कितना होगा √2r, ये आपका विस्थापन हो जाएगा। इस तरीके से अब हम अगले पेज की ओर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे चाल वेग। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। दूरी की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन की दर की चाल को वेग कहते हैं, ठीक। इसका मात्रक होता है मीटर सेकंड इनवर्स, इसका होता है मीटर सेकंड, मात्रक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, सभी मूल राशियाँ अदिश होती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं, जो 7 मूल राशियाँ होती हैं वो आपका वेक्टर में आप पढ़ेंगे मात्रक एवं विमा में, तो उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होने वाला है। आपको ये इतना मोटा मोटी बता रहा है कि जो मूल मात्र राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। इसका नोट पॉइंट क्या है कि मूल राशियाँ जितनी भी होती हैं वो सारी अदिश होती हैं, ठीक। उसके बाद जैसे हमने दूरी और विस्थापन का अनुपात पढ़ा था, उसी तरीके से चाल और वेग का अनुपात क्या होगा, 1 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक। उसके बाद इसमें क्या है, चाल हमेशा धनात्मक होती है, वेग ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या आएगा, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसमें से आपको कई तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको कैसे क्या करना है उस तरीके से आप देखेंगे। नंबर 1 का आप केस आएगा, वस्तु पूरी यात्रा की आधी दूरी, मतलब कि आधी दूरी, यहाँ पे पूरी यात्रा इतनी है, ठीक, इसकी आधी दूरी v1 से चलती है मान लो, और आधी दूरी v2 से चलती है, ये तथा बाकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल के लिए इसमें फार्मूला क्या लगेगा, जब दूरी आधी, मतलब दूरी पूरी समान हो, दूरी हो पूरी, उसको आधे आधे मतलब चाल से चले, तो क्या होता है
2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ऊपर दो का गुणा करके और जो दूरियां हैं उनका गुणा कीजिए और नीचे दूरियों को जोड़ दीजिए, यही आपका होगा। ये फार्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वी एवरेज का। उसके बाद हम देखेंगे जब वस्तु प्रथम तिहाई दूरी में v1 चाल से और अंतिम तिहाई दूरी v2 चाल से चलती है, तो उसमें लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे 2v1 v2 पढ़ा था, उसी तरीके से 3v1 v2। इसी तरीके से यहाँ पे औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। इस तरीके से आपका ये फार्मूला हो जाता है। और नंबर केस 3 में क्या आता है, जब वस्तु आधे समय में, अभी आधी दूरी की बात हो रही थी, अब आधे समय में, लो आपको यहाँ पे 10 घंटे का टाइम दिया गया। अब ये नहीं पता कि कितनी दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी दूरी तय कर रहे हैं उसमें से आधे समय मतलब 10 घंटे पूरी चल रहे हैं हम, ठीक। तो उसमें 5 घंटे कितने चाल से चला और 5 घंटे कितनी चाल से चला, तो ये 5 घंटे में v1 चाल से मान लो चला और 5 घंटे में v2 चाल से चला। तो इसमें फार्मूला क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये सिंपल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे वो भ्रमित करने वाला है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपको इतना याद रखना होगा कि यहाँ पर समय की बात की जाए तो v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा। जब समय की बात की जाए, जब समय की बात की जाएगी तो v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा, और जब दूरी की बात की जाएगी तो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इस तरीके से होने वाला है। तब तक हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अब नंबर यहाँ पे आता है क्या, त्वरण। त्वरण क्या होता है, गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। जैसे कि कोई वस्तु कोई नियत वेग से चल रही है, अगर उसको हम धीरे से बढ़ाते हैं, जैसे कि आप मोटरसाइकिल को मान लीजिए, जैसे आप बाइक को मान लीजिए, बाइक को क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि 5 किलोमीटर की मतलब स्पीड से चल रहे हैं और बाइक को हम स्पीड करते हैं, कभी 20 से 30 हो गए, कभी 30 से 20 हो गए, इसको क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सीलरेट, इसको ही त्वरण कहते हैं। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। इसको डिनोट कहते हैं, त्वरण को ए से करते हैं, और जो वेग परिवर्तन होता है डेल्टा वी अपान डी टी होता है। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, जो वेग होता है मतलब कि बाद का वेग v2 माइनस v1, ये होता है वेग आपका, मतलब कि वेग, जो वेग परिवर्तन ये होता है v2 माइनस v1। जो पहले, जो बाद का वेग है उसमें पहले का वेग घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, वेग परिवर्तन। इस तरीके से त्वरण का मात्रक देख लेते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स होता है, इसकी विमा L t⁻⁻2 होती है। त्वरण एक सदिश राशि है। ये आप सबको नोट पॉइंट में एकदम बारीकी से लिखना है। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसकी पूरी एज इट इज। और उसके बाद फिर क्या आएगा, वेग परिवर्तन। वेग बढ़ाना मतलब धनात्मक त्वरण, और वेग घटाना मतलब ऋणात्मक त्वरण। अगर वेग बढ़ाएंगे तो फिर जो त्वरण होगा वो बढ़ेगा, अगर वेग घटाएंगे तो त्वरण घटेगा। उसके बाद देखते हैं, यदि त्वरण धनात्मक है तो, यदि त्वरण धनात्मक है तो वस्तु की गति त्वरित होगी। अगर, और दूसरा नंबर पे क्या है, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ेगा अगर यदि त्वरण धनात्मक है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, यदि त्वरण ऋणात्मक है तो वस्तु की गति मंदित होगी, वस्तु रुकेगी, और वस्तु का वेग समय के साथ घटता जाएगा। यदि, और उसके बाद आगे क्या आते हैं, यदि वस्तु का त्वरण शून्य होता है, मतलब कि उसमें बिल्कुल त्वरण दिया ही ना जाए। मान लीजिए आपको बाइक चला रहे हैं, आप बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे हैं, तो आप उसको 5 ही किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, एक समान वेग, मतलब कि हमने ना वेग को घटाया ना बढ़ाया, इसे क्या कहते हैं, वेग एक समान वेग से गति। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके साथ यहाँ पे क्या देखते हैं, यदि विस्थापन का समीकरण दिया हो, जैसे कि आपको v बराबर, जैसे कि आपको मान लीजिए ये समीकरण दे दिया, s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 7। अब इसका ये दे दिया, अब इससे तुमको, आपको ये आपकी दूरी दे दी, अगर इससे आपका वेग पूछता है तो आपको एक बार अवकलन कर देना है। अवकलन कैसे किया जाता है वो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग बेसिक क्लास अवकलन की एक बार देख लीजिए। अवकलन कैसे किया जाता है, इसका अवकलन करेंगे, जो पावर होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 6t, और जो 9 यहाँ पे 9t है तो यहाँ पे केवल 9 बचेगा, और जो अचर है वो 0 हो जाएगा, तो 6t प्लस 9 यह आपका क्या हो जाएगा, वेग। और अगर आपको इसका त्वरण निकालना है तो जितना आपने ये वेग निकाला है इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, मतलब अवकलन कर दीजिए। जब इसका करेंगे तो 6t मतलब 6
और जो अचर 9 अचर बचा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका त्वरण कितना होगा 6। तो इस तरीके से आपको विस्थापन अगर समीकरण दिया है तो वेग और त्वरण आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण में सबसे पहले आप सिंबल को देख लीजिए, किसको किससे लिखते हैं। जो प्रारंभिक वेग होगा आपको उसको v से u से लिखना है, जो अंतिम वेग होगा उसे v से लिखना है, और जो आपका त्वरण होने वाला है उसको आप a से लिखेंगे, विस्थापन जो होने वाला है उसको आप s से लिखेंगे, जो समय होने वाला है उसको t से लिखेंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। तो इसमें सबसे पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। आपको ये सब तो पता ही है, v क्या है, u क्या है, ये आपको साइड में लिखा है। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका दूसरा समीकरण होगा। तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको इसमें सारे सिंबल को आगे लिख दिया गया है, तो आपको इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं, आपको बस इसको अच्छे से रखना है। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में अगर जब न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन मिलेगा कि nth सेकंड में चली गई दूरी, मतलब कि जैसे बोलते छठे सेकंड में कितनी दूरी चली गई थी। ये इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना है, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू आप 2n-1। ये आपको फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, एक पिंड की गति एक चौथे सेकंड में 24 मीटर तथा छठे सेकंड में 36 मीटर की दूरी तय करता है, इसका त्वरण क्या होगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दूरी दे रखी है 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर दूरी, और यहाँ पे जो समय दे रखा है 4, फिर उससे 36, और ये आप यहाँ से समीकरण निकाल लीजिए। इसमें आपको इससे मान निकालना है, 24 बराबर यू का मान दे नहीं रखा है, ए बाई टू का मान नहीं दे रखा है, उसके बाद 2n का मान रखा है 4-1। इस तरीके से समीकरण इसकी बनाएंगे, इसकी बनाएंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। यहाँ पर यू कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो 12 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो 2a बचेगा। ए से जब 2 से जब काटेंगे तो 6, ए बराबर कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो आपका इम्पोर्टेंट आ गया है। अब हम लोग 1D को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, जो एक सरल रेखा गति थी। अब आएंगे 2D मोशन में क्या होता है, एक समतल में गति द्विविमीय गति कहलाती है। समतल में गति जैसे कि ये सीट पे, इस सीट पे अगर किसी चीटी को छोड़ दो तो आप ऊपर भी जा सकती है, इधर क्यों और इधर, इस तरीके से 2 ही दिशा में जा सकती है, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो प्रक्षेप क्या होता है, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण जो ऊर्ध्वाधर की दिशा में लगता है, जो ऊर्ध्वाधर की दिशा में लगता है, अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त पर पथ गति करता है। वृत्ताकार मतलब कि टोटल वृत्ताकार पथ नहीं होती है, लेकिन कुछ जैसे कि आप यहाँ से एक पत्थर फेंकेंगे तो इस तरीके से आके ऐसे नीचे गिरेगा, इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप। इस पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप। इस तरीके से जैसे कि आप किसी तोप को छोड़ते हैं, किसी तोप से गोले को छोड़ते हैं, तो आपका तोप जैसे यहाँ पे है, यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा गोला। इस पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ। इस पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ। जैसे क्रिकेट की गेंद हवाई जहाज से गिरा बम, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, प्रक्षेप के दूसरे प्रक्षेप का पथ सरल रेखीय दिखाई देता है। मतलब कि जैसे आप दो प्रक्षेप जा रहे हैं, आप इस प्रक्षेप में बैठे और बगल से एक और प्रक्षेप जा रहा है, तो आपको ये सरल रेखा में दिखाई देगा, क्योंकि जैसे आप मुड़ोगे वैसे वो भी मुड़ रहा है, तो आपको सरल रेखा में दिखाई देगा। लेकिन आप यहीं पे मान लीजिए आप नीचे से जब देखेंगे, नीचे से जमीन से देखेंगे, तो ऊपर जो दिखेगा तो वो आपको प्रक्षेप दिखेगा। इसका कहने का मतलब ये है। और प्रक्षेप की गति को दो लंबवत गति में वियोजित किया जाता है। प्रक्षेप की गति को दो लंबवत गति में वियोजित किया जाता है, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति क्या होती है, जैसे ऊपर की ओर जब जाएंगे ऊर्ध्वाधर गति ये कहलाएगी, और क्षैतिज ये होता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो यू साइन थीटा होता है, और जो नीचे की ओर होते हैं तो यू कॉस थीटा होता है। और प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा होता है, सदैव नियत रहता है। जो प्रक्षेप का क्षैतिज घटक है सदैव नियत रहता है, और प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा जो सदैव बदलता रहता है। और उच्चतम बिंदु पर जब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है तो फिर वहां पर उसका ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रक्षेप गति के लिए
क्षैतिज दिशा में संवेग परिवर्तन के लिए प्रारंभिक वेग यू कॉस थीटा और अंतिम वेग यू कॉस थीटा, माना कण का द्रव्यमान m है। तो संवेग परिवर्तन अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, डेल्टा p। संवेग को p से डिनोट करते हैं, लेकिन जब संवेग परिवर्तन बोलेंगे तो डेल्टा लगा देंगे। उसमें क्या होता है mu x मतलब जो नीचे की ओर, mu y ऊपर की ओर। तो mu cos थीटा दोनों से कट जाएंगे तो 0 बचेगा। इसी तरीके से क्षैतिज दिशा में संवेग परिवर्तन देखेंगे तो डेल्टा p बराबर mu sin थीटा माइनस का और माइनस का mu sin थीटा दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 mu sin थीटा। इस तरीके से आपको, और सब अब आप आ जाएंगे उड्डयन काल पे। उड्डयन काल क्या होता है, t बराबर 2u sin थीटा। अब इससे जैसे कि आप इसको इस पे निकाला, अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा पे देखेंगे, 90 माइनस थीटा पे देखेंगे तो जब 90 साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे तो ये जब आप इसको आपने वो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जब 90 से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू को तोड़ते हैं तो उसका नाम बदल जाता है। नाम का बदलने का मतलब साइन का कॉस में हो जाएगा। तो इस तरीके से जब नाम बदल जाएगा तो इस एक समीकरण cos थीटा बाई जी हो जाएगा। इसी तरीके से इस टू यू दोनों का कट जाएगा और अपान में जी ओ भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपान cos थीटा। ये क्या होता है, tan थीटा। तो जो T1 और T2 का अनुपात जो आएगा तो tan थीटा आएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रक्षेप का उड्डयन काल अधिकतम होता है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो प्रक्षेप का उड्डयन काल जो समय होगा सबसे अधिक होगा। उड्डयन काल क्या होता है कि मतलब कितनी देर कोई वस्तु हवा में रही, उसे कहते हैं उड्डयन काल। और दूसरे नंबर पे परास क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु को यहाँ से फेंका गया, कितनी दूरी पे गिरी, इसको क्या कहते हैं, परास। परास का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से हम देखेंगे 90 माइनस थीटा पर। जब 90 माइनस थीटा पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टू को जब मल्टीप्लाई अंडर कराएंगे तो 180 माइनस 2 थीटा, लेकिन 180 पे कोई तो नाम बदलता नहीं तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा का अनुपात क्या होगा, 1। साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का अनुपात क्या होगा, 1। उसके बाद नोट पॉइंट पर देखेंगे प्रक्षेप कोण थीटा और 90 माइनस थीटा प्रक्षेप क्षैतिज परास समान होता है। मतलब कि अब प्रक्षेप को थीटा कोण पर फेंके या 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेप करें तो क्षैतिज परास समान होती है। प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री पर परास अधिकतम होता है। ये कैसे आपको पता चला, ये आपको कैसे पता चला, इसका मतलब ये है प्रक्षेप का जो प्रक्षेपण कोण होता है अगर आप उसको 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर गिरेगा। जैसे अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था तो उसको अधिकतम हमारे हिसाब से 45 डिग्री पर ही फेंका होगा ताकि जो सबसे अधिक परास दूरी तय करेगा। और जैसे और जो लोग थे शायद ना 45 डिग्री के कोण पर फेंक पाए हों, लेकिन अधिकतर सब लोग 45 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको अधिकतम परास मिले। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच बराबर यू स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इन फार्मूलों को रखने के लिए आप जहाँ पे आप स्टडी रूम में जहाँ पे बैठते हैं उसमें आप स्टिक नोट्स लेकर या छोटे छोटे कागज़ के नोट्स को लेकर आप वहाँ पे चिपका सकते हैं ताकि ये आपको याद हो सके जल्दी से। इसलिए क्योंकि ये सब सिमिलर लगते हैं, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं ना, तो इससे आपको दिक्कत होगी। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे क्या है, थीटा नहीं दिया हो तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन, जब थीटा ना दिया हो तो यू स्क्वायर अपान 2g, बस इतना ही फार्मूला लगाएंगे और खल्लास हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और नंबर 2 पे क्या आएंगे, जब परास और ऊंचाई बराबर हो। जब परास और ऊंचाई बराबर होंगी वो किस कोण पर होंगी, थीटा बराबर tan इनवर्स 4 पर परास और अधिक मतलब कि ऊंचाई दोनों बराबर होंगी। अब इसको tan इनवर्स 4 को क्या कहेंगे, थीटा बराबर 76 डिग्री। 76 डिग्री। और इन यहाँ पे एच थीटा अपन एच 90 माइनस थीटा, इसका जब निकालेंगे तो निकल के आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे जो परास होती है, परास हाइट में जब 4 का गुणा कर देंगे ऊंचाई में तब बराबर होगी परास के। यही लिखा है रेंज बराबर 4 इंटू हाइट।
इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने पूरा मोशन को कम्प्लीटली थ्योरी के साथ और फार्मूले के साथ कम्प्लीटली कर लिया है। और इस जितने इस चैप्टर में क्वेश्चन हैं आप लोग इन फार्मूलों को पुट करके अपना सॉल्व कीजिए। जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए बाकी के, और आपका सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। 3D केवल बचा है, 1D और 2D कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन से क्या होगा कि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। अगर लाइक किया मान लीजिए तो हमको ये लगेगा कि बच्चे देखते हैं और पढ़ते हैं तो इतना हमें मतलब सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। और अब अगर मैंने वीडियो बना ही दिए और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और नोट्स भी सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आती है काफ़ी ज़्यादा तो आप लोग कमेंट भी कीजिए कि सर वीडियो अच्छी लगी। और भी आप लोग चैप्टर का नाम बताते रहिए कि किस चैप्टर को वीडियो लाइए, ये सब आप लोग बताते रहिए तो उस तरीके से आ जाएगी। आप लोग जितना भी वीडियो में मैंने लिखाया है, जितना समझाया है, आप लोग नोट पॉइंट से बनाइए। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है और आपके फार्मूले भी कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से रिवाइज कीजिए और आपको यहाँ से लेकर के डिफेंस तक के इस सारे मतलब की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।